मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 का सोशियोलॉजी। ठीक है, काफी बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर सोशियोलॉजी का सैंपल पेपर अपलोड करो, तो उसके लिए मैं सोशियोलॉजी का सैंपल पेपर अपलोड कर रहा हूं विद आंसर। यहाँ पे चीजों को मैं समझाऊंगा और आपको उसी हिसाब से पेपर को करना है। देखिए, सोशियोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट का पेपर इजी होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं सब के सब इजी हैं, बशर्ते बात इतनी है कि थोड़ा सा आपको दिमाग का यूज करना है और क्वेश्चनों को समझ के चलना है। मैं मानता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आंसर आप लिख लोगे बिना पढ़े भी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब आप उस चीज को नहीं लिख पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप आंसर में क्या लिखोगे, ये मुश्किल वाली बात है। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं बता दूं, काफी बच्चे इस चीज में डाउटफुल थे कि सर जो आप सैंपल पेपर करवा रहे हो वो डाउनलोड कहां से करें। मेन समस्या यही आ रही थी, डाउनलोड कहां से करें। तो डाउनलोड करने की अगर रही बात तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे आप डाउनलोड करो, क्योंकि देखो व्हाट्सएप पे एक एक बच्चे को पर्सनली सेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से मैं इसमें दिखा देता हूं कि लिंक से आपको डाउनलोड कैसे करना है। इस चीज को देख लो जी। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेंगे। क्रोम जैसा कि देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमने यूट्यूब खोल रखा है और यूट्यूब में विकास स्टडी पॉइंट लिखना, ठीक। या जो भी आपके पास वीडियो खुला है, जैसे मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन की वीडियो है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे जस्ट इसके यहाँ पे मिलता है हमें डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। किसका? डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि फिजिकल एजुकेशन सैंपल पेपर टर्म 2। इस पे हम क्लिक करेंगे। जब इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक साइट खुलेगी और ये साइट रहेगी अपनी ये, ठीक है। यहाँ पे बाई का ऑप्शन आएगा, जस्ट बाई करने का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे बाई पे। तो यहाँ पे बाई 1 का ऑप्शन आएगा, यानी कि जितना भी आप लेना चाहते हैं यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम विकास है तो मैं विकास लिख देता हूँ, यहाँ पे विश्वकर्मा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी डाल दीजिए जो भी आपका ईमेल आईडी है, ठीक। यहाँ पे फोन नंबर दे दीजिए 7011912793, ये जो भी आपका फोन नंबर है उस चीज को दे दीजिए। यहाँ पे पे एंड रिव्यू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट क्यों, ये सारी प्रोसेस क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं थोड़े पेड है। पेड का मतलब ये कि देखो यार, हम सिंपल आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे हक बनता है थोड़ा सा चीज लेने के। या तो अपने आप से दे दीजिए, या तो मतलब नोट्स के जो भी चार्जेस होता है, क्योंकि हम ट्यूशन देखते हो ट्यूशन पढ़ते हैं 400 500 1000 रुपए फीस देते हैं, तो यहाँ पे एक एक नोट्स का वही 5 रुपए 10 रुपए होता है। यार सिंपल सी चीज है, इतना तो हम आए दिन खर्च कर देते हैं, है ना, तो दे सकते हैं। तो ये सारा ऑप्शन उस चीज का है। तो जितना मैं प्रोसेस दिखा रहा हूँ यहाँ पे पेमेंट 0 है, ठीक है, लेकिन वहां पे 5 रुपए 10 रुपए 30 रुपए 35 रुपए अकॉर्डिंग टू नोट्स। जैसे मान लो जो भी नोट्स 30-35 रुपए का, उसमें आपको एक नहीं मिलेगा बल्कि 5-5 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेक पेमेंट का ऑप्शन कर देना है। मेक पेमेंट का ऑप्शन करने के बाद देखिए लिखा है ना, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ठीक। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि व्यू ऑर्डर एंड डाउनलोड, ऐसे ही सेम आपके फोन में भी होगा, ठीक है। ये होने के बाद नीचे आ जाएंगे, नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया। डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे शो फाइल, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे, इस चीज को डाउनलोड कर लिया। अब देखिए फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर इजीली डाउनलोड हो गया। इसी तरह आप किसी भी चीज का सैंपल पेपर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, लिंक के द्वारा। अब जैसे मान लीजिए कि मुझे टर्म 2 का करना है, तो हमने टर्म 2 पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए टर्म 2 पे जब हमने क्लिक किया तो इसमें सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 35 रिव्यूज लिखा हुआ है। क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 5-6 नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में 5-6 चैप्टर आ रहा है ना, तो बस वो चीज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये तो मैंने डेमो दिखा दिया। अब चलिए हम बात करेंगे सोशियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोशियोलॉजी, एक सेकेंड है, तो फिजिकल एजुकेशन खुल गया, हाँ ये सोशियोलॉजी का। अब देखिए सोशियोलॉजी को हम करेंगे कैसे, इस चीज को ध्यान से देखिए। सोशियोलॉजी अगर मैं बात करूं
तो ये समाज शास्त्र इसको बोलते हैं, समाज के बारे में है ये सारा चीज कि समाज बना कैसे, ठीक है, समाज में कौन कौन से लोग हैं, कितने वर्ग होते हैं, किस हिसाब से समाज चलता है, ये सारा चीज जो देखने को मिलता है हमें समाज शास्त्र में देखने को मिलता है, यानी कि सोशियोलॉजी में देखने को मिलता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है और पैदा होने से पैदा होता है तब से लेकर बुढ़ापे तक हम सीखते हैं। तो सिखाने वाला कौन होता है? सिखाने वाले समाज होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि ये काम भी करवाता है समाज, ठीक है, हमें उठाता भी है, बनाता भी है, गिराता भी है, हर काम करता है समाज। तो समाज बनता कैसे जी? समाज हम जैसे लोगों से ही मिलकर बनता है, आप जैसे लोगों से मिलकर ही बनता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, चीजों को समझ के चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्लास 11 सैंपल पेपर विद सॉल्यूशन टर्म 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें है सोशियोलॉजी, कोड नंबर ये है, और इसके अलावा 2021-22 का सैंपल पेपर है, उस चीज को करेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अधिकतम मार्क्स जो है देखने को मिलेगा आपको 40 मार्क्स देखने को मिलेगा, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जैसे कि अदर सब्जेक्टों में देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसा कि ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। पहला जो क्वेश्चन है, जैसे बच्चे कहते हैं जी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 2 नंबर का आएगा, तो यहाँ पे मैं बता दूं 1 से लेकर 2 नंबर, 1 से लेकर जो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन वो है 1 नंबर का, और इसके बाद तीसरे से लेकर 9वां जो क्वेश्चन है वो है 2 नंबर का, 10वें से लेकर 12वां क्वेश्चन है 4 नंबर का, और 13वां 14वां जो क्वेश्चन वो है 6 नंबर का, ठीक है। इस तरीके से चीजें डिवाइड की गई हैं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल सी चीज है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार संसार में कौन से 2 वर्ग होते हैं, कौन से 2 वर्ग होते हैं जो मैक्सिमम चलते ही चलते हैं। तो आपको पता है 2 वर्ग बहुत पहले से प्रचलित होता चला आ रहा है कि 2 वर्ग होते हैं, 2 ऐसे वर्ग होते हैं जो समाज को डिवाइड करते हैं। जैसे एक होता है जी अमीर वर्ग, दूसरा होता है गरीब वर्ग, जिसको बोलते हैं गरीब या मजदूर वर्ग बोल लो, जिसमें सर्वहारा वर्ग, ठीक है। अमीर वर्ग ऐसे जो अमीर होते हैं, ठीक है, अमीर होते हैं, और जो गरीब होते हैं या जो मजदूर वर्ग होते हैं या सर्वहारा वर्ग होते हैं, उसमें सभी प्राणी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें सभी प्राणी आते हैं। इसी वजह से संसार को 2 चीजों में डिवाइड किया गया, एक वो जो अमीर है, एक वो जिसमें सब है, मतलब अमीर नहीं, अमीर तो एक कैटेगरी हो गई, गरीब हो गए, मजदूर वर्ग हो गए, जो नौकरी कर रहे हैं, वो सब के सब सर्वहारा वर्ग में आ जाते हैं। तो इस तरीके से आंसर आपका हो जाएगा 2 वर्ग, पूंजीपति जिसको अमीर बोलते हैं, दूसरा सर्वहारा या फिर मजदूर वर्ग। अगर आप ऐसे लिखते हो तो 1 नंबर आपको मिल जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा लिखा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुआ। अगर आपके पास हिस्ट्री है तो आपको सिंपल सा इसका अर्थ पता हो, क्योंकि 9वें चैप्टर में हमने इस चीज के बारे में पढ़ा था कि औद्योगिक क्रांति किस देश से आरंभ हुई थी। जो ब्रिटेन से या इंग्लैंड बोल सकते हो, वहां से स्टार्ट हुई थी औद्योगिक क्रांति, ठीक है। भारत में समाज शास्त्र को संस्थागत रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? ये नाम याद करके देखिएगा, एमिल दुर्खिम को दिया जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से याद करके रखिएगा। तो 1 नंबर के जो 2 क्वेश्चन पूछ रहे थे खत्म। अब हम बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। 3 से लेकर 9वें क्वेश्चन तक 2-2 नंबर के हैं। ध्यान से देखिए, नौकरशाही की दो बुनियादी विशेषताएं बताइए। बुनियादी का मतलब होता है बेस, विशेषताएं। तो जो नौकरशाही होता है एक्चुअल में होती क्या है, पहले इस चीज को समझो। नौकरशाही वो लोग होते हैं जो नौकरी करते हैं, और नौकरी देखो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है गवर्नमेंट सर्वेंट, और एक होती है जो प्राइवेट सर्वेंट होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, जैसे जिनकी सरकारी नौकरी होती है उसको नौकरशाही बोलते हैं, और एक प्राइवेट लोगों के लिए जो काम करते हैं वो भी नौकरशाही में आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए जी, अब मैं बात करूं कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही जो कार्यपालिका के आदेश उसको फॉलो करवाती है। जैसे आपको पता है जी, मोदी जी ने कहा जी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन है तो लॉकडाउन का पालन कराएगा कौन? भाई पुलिस वाले कराएंगे, ठीक है। तो पुलिस वालों ने काम किया, इसलिए वो उनको नौकरशाही कह देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी विशेषताएं क्या होती है, इस चीज को समझिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा है मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता क्या होती है, पावर क्या होती है, व्हाट इज सत्ता, ठीक है, पावर क्या होती है, इस चीज को हम देखेंगे। तो नौकरशाही की विशेषता देखा जाए तो पहला लिखा है कि योग्यता प्रणाली, यानी कि नौकरशाही में जिनका चुनाव होता है
उनकी योग्यता देखी जाती है कि वो है कैसे। आप देखते हो बहुत सारी वैकेंसियां निकलती है, बहुत सारी भर्तियां निकलती है, उसमें जाने के लिए आपको योग्यता देनी पड़ती है। हाइट इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, चेस्ट इतना होना चाहिए, है ना, क्वालिफिकेशन इतनी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही तो होती है योग्यता, है ना। तो नौकरशाही में प्रशासन अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन योग्यता के आधार पर होता है, सिफारिश के आधार पर नहीं होता है कि जी हजूरी करके अगर आप चाहो नौकरी मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको योग्यता तो दिखानी ही पड़ेगी। आगे बात करते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता रखी जाती है और प्रतियोगिता परीक्षण और संचालन एक उच्च के माध्यम से होता है। जो उच्च अधिकारी होते हैं उनके माध्यम से इनका चयन होता है और ये चुन लिए जाते हैं जी। दूसरा बात करते हैं कार्यालय प्रबंधन। अब कार्यालय जो ऑफिस मिलता है उसमें प्रबंधन करने का भी तो काम इन्हीं का होता है। तो ये लिखा है कार्यालय का प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है और इसलिए इनमें कार्य के लिए प्रशिक्षण और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। जो भी चुने जाते हैं वो कुशल होते हैं और कुशल होने के साथ साथ प्रशिक्षण होते हैं, यानी कि ट्रेंड होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। आगे तीसरी बात करते हैं, तो तीसरा लिखा है कि अधिकारियों के काम को बोलते हैं प्रकार्य। क्या बोलते हैं? प्रकार्य बोलते हैं। काम को क्या बोलते हैं? प्रकार्य। याद करके रखिएगा, अधिकारियों के काम। इसमें क्या होता है, नौकरशाही के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी के प्रकार यानी कि काम सुस्पष्ट होते हैं, यानी कि एक डायरेक्शन मिल जाता है, आपको ये काम करना है, इनको ये काम करना है कि कामों को डिवाइड करके दे दिया जाता है ना। तो वो चीज होता है जिनका संचालन नियमों तथा प्रशासन विधानों द्वारा होता है और वो सारा चीज एक नियम कानून के तहत ही होता है। उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ वर्गों के कार्य पर नियंत्रण किया जाता है। आप जैसे आप देखते हो कोई लीडर होता है, वो नीचे के बंदों पर क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है, तो वही चीज लिखा हुआ है। अब बात करते हैं मैक्स वेबर के अनुसार सत्ता। तो सत्ता से अभिप्राय क्या है? सत्ता एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करता है। सत्ता मतलब क्या होता है? आपका कंट्रोल किसी और चीज पे, सिंपल सी वही चीज है। अच्छा यहाँ पे देखिए, अब आपसे ये डाउट आ रहा हो क्या 2 नंबर में इतनी सारी चीज लिखेंगे? नहीं, 2 नंबर में कोई 2 लिखिए, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत में महानगर किसे कहा जाता है? तो महानगर किसको बोलते हैं? 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो उसको महानगर घोषित कर दिया जाता है कि यानी कि जिस जगह पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है उसे महानगर घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन क्या है? तो देखिए इजी है। सामाजिक परिवर्तन क्या होता है? आप देखते हो डे बाय डे हर चीजों में चेंजेस आ रहा है, रीति रिवाज, बोल चाल, रहन सहन, खान पान, हर चीजों में चेंजेस देखने को मिल जा रहा है, यही तो सामाजिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था क्या है? तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? अरे समाज को चलाने के लिए एक अरेंजमेंट चीजें बनाई गई है ना, सारा चीज हर, आप देखते हो कि जितनी सारी जातियां हैं, जातियों को संगठित किया जाता है और भाई जातियां अपने अकॉर्डिंग टू चलती है ना। कि आप देखते हो कि विवाह का भी एक अलग नियम होता है ना। और आप देखते हो एक जो जिसको बोलते हैं पटीदार बोलते हैं या फिर अपने कास्ट का बोलते हैं, वो भी सब अलग अलग होते हैं। तो एक व्यवस्था के तहत चीजों को चलाया जाता है, बड़ों का इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, ये सारा चीज करवाया जाता है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको लिखना है कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। सामाजिक परिवर्तन वे हैं जो समाज के विभिन्न इकाइयों में विभिन्नता लाते हैं और इस प्रकार समाज द्वारा मानव संस्थाओं के प्रति मानव संबंधों, प्रक्रियाओं, व्यवस्थाओं आदि का स्वरूप पहले जैसा नहीं रह जाता। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि ये धीरे धीरे चेंज होता रहता है। सामाजिक व्यवस्था क्या है? सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना के कार्यात्मक दृष्टि को इंगित करता है। किसको? कार्यात्मक चीजों को, यानी कि काम करने को इंगित करता है, यानी कि दिखाता है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी काम होता है तो एक व्यवस्था के तहत होता है जिसको सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। यदि सामाजिक संरचना के सभी अंग ठीक से कार्य करेंगे तभी सामाजिक व्यवस्था दुरुस्त होगा, यानी कि मजबूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जीवंत परंपरा क्या है? जीवंत परंपरा क्या है कि जो हमारी परंपराएं जीती जागती है। क्योंकि आप देखते हो कि पहले के मुकाबले आज में बहुत सारा चेंजेस आ गया। पहले बाल विवाह होता था, आज देखो विवाह कब होता है ना, एक मेच्योरिटी के बाद होता है। पहले हर कामों को डिवाइड कर दिया जाता था कि ब्राह्मण पूजा करवाएंगे, क्षत्रिय रक्षा करेंगे, वैश्य वैश्यों का काम क्या होगा? व्यापार करना, शूद्रों का काम होगा तीनों वर्गों की सेवा करना। लेकिन आज के टाइम पे देखो चीजें अलग है। तो परंपरा जीती जागती तभी तो चेंज हो रही है। तो यही चीज लिखा है। डीपी मुखर्जी
कि यह एक परंपरा है जो भूतकाल से कुछ ग्रहण करके उसे अपने संबंध बनाए रखती है, साथ ही साथ नई चीजों को ग्रहण करती है, यानी कि पास्ट वाली चीजों को भी देखती है और प्रेजेंट वाली चीज भी देखती है और उसको ग्रहण करती है। अतः एक जीवन परंपरा पुराने तथा नए तत्वों का मिश्रण है, पुरानी चीजों और नए चीजों का एक प्रकार से मिश्रण है, इसी को जीवंत परंपरा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कल्याणकारी राज्य की कोई दो विशेषताएं बताइए, यानी कि वह राज्य जो आपको कल्याण की ओर अग्रसर करे उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला लिखा है, कल्याणकारी राज्य से आशय है एक ऐसे आधुनिक राज्य जो जनहित व जन कल्याण की आवश्यक सभी कार्यों को कर सके। दूसरा, कल्याणकारी राज्य न केवल बाहरी आक्रमणों से रक्षा व आंतरिक शांति व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी होती है, बल्कि निवासियों के लिए अन्न, वस्त्र, शिक्षा, सफाई, दवाई, प्रकाश, दवाई, मकान आदि की व्यवस्था करना भी कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। कल्याणकारी राज्य क्या है? कल्याणकारी राज्य वो राज्य है जो आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रकाश, दवाइयां, मकान, हर एक चीज उपलब्ध कराए, वही कल्याणकारी राज्य है। आगे, एक कल्याणकारी राज्य न तो पूंजीवादी बाजार को ही समाप्त करना चाहता है, न ही उद्योग और दूसरे क्षेत्रों में जनता की निवेश करने से वंचित करना चाहता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि कल्याणकारी राज्य सबको मौका देता है इन्वेस्टमेंट करने का, सबको मौका देता है हर उस प्रकार का जिसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हो पाए। तो कल्याणकारी राज्य क्या है, ये आप लिख सकते हो, इसकी हेल्प से लिख सकते हो या अपने दिमाग से भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आगे चल के चीजों को खुद से कब तक रटी रटाई चीजें देखोगे, चीजों को देखो, अपने समाज को देखो, जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ सारा चीज को फील करो कि क्या वाकई ये समाज में है, अगर है तो कैसे है, तो सारा चीज करके लिख सकते हो। आगे 8वें की बात करते हैं, जीएस पूर्व द्वारा वर्णित जाति व्यवस्था की 4 विशेषताएं बताइए। जो जाति व्यवस्था है उसकी कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि मुक्त बाजार से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पे देखिए जाति व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो ये निम्नलिखित है, जैसे समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी कि समाज कई सारे खंडों में विभाजित था। जैसे भारत में वर्ण व्यवस्था चलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये व्यवस्थाएं चलती थी ना, तो इस तरीके से खंडन हो रखा है। इसके अलावा संस्तरण का मतलब क्या होता है कि इसमें देखते हो कोई भाई ब्राह्मण है तो ऊंची पदवी पे, वैश्य है, शूद्र है तो नीची पदवी पे, तो ये सारा चीज चलता है, यानी कि यहाँ पे ऊंच और नीच भी देखा जाता है। ठीक है, और किस पे आधारित होती है, हमारी कास्ट पे आधारित, यानी कि जाति पे आधारित होती है। आगे, नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषताएं, इसका मतलब क्या होता है कि नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और विशेषताएं, इसमें आप देखते हो कि उच्च पद पे जो रहता है उनको ज्यादा अधिकार मिलते हैं, जो निम्न पे रहता है उसको कम मिलते हैं, जो बिल्कुल ही निम्न पे है यानी कि कम पे उसको कम अधिकार है। ठीक है, तो इस तरीके से विशेषाधिकार भी डिवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ विवाह संबंधी प्रतिबंध, इसमें बोला जाता है कि एक कुल का व्यक्ति सिर्फ एक कुल में शादी कर सकता है। आप देखते हो अपने कास्ट में ही शादियां होती हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं जाति का एक विशेषता ही है। ठीक है, वर्णों की एक विशेषता ही है। पंडित पंडित में शादी करेगा, नीचे वाली जाति नीचे वाली जाति में शादी करेगी, तो ये सारी चीजें। ठीक है, आगे निश्चित व्यवसाय, यहाँ पे देखते हो सबके लिए अलग अलग व्यवसाय पहले बनाया गया था। आज के टाइम पे तो खैर व्यवसाय सबका चेंज है, जरूरी नहीं है कि पंडित पंडिताई ही करे, है ना, पंडित मंत्री ही करे, हो सकता है कि वो मजदूरी भी कर रहा हो, है ना, कुछ भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू। स्किल्स सीखोगे तो बहुत सारा काम मिलेगा, स्किल्स नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए निश्चित व्यवसाय, तो इसमें क्या है कि व्यवसाय भी निश्चित कर दी जाती है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे पंडित का बेटा पंडित। आगे बात करते हैं, 8वें की बात करें तो यहाँ पे देखिए मुक्त व्यापार लिखा है। क्या लिखा है? मुक्त व्यापार। तो यहाँ मुक्त व्यापार एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है अकेला छोड़ो, अकेला छोड़ो इसका अर्थ है। ठीक है, जो राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध सिद्धांतों के लिए प्रयुक्त होता है, जहां अर्थव्यवस्था और आर्थिक संबंधों में राज्य कम से कम हस्तक्षेप करता है। देखिए सिंपल सी बात मैं बताऊं, मुक्त व्यापार वो व्यापार होता है जिसमें गवर्नमेंट के हैंड से ये फ्री होता है, यानी कि इसमें कंपटीशन लेवल हाई होता है। ठीक है, कंपटीशन के द्वारा यहाँ पे व्यापार होता है, जिसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, जिसकी रेटिंग अच्छी होगी, जिसका रेट कम होगा, उसी हिसाब से उसका प्रोडक्ट बिकेगा। तो मुक्त बाजार में ये होता है कि अमीर अमीर बन जाता है, गरीब गरीब बन जाता है ना, तो सारा मुक्त व्यापार का एक वो है।
आगे हम बात करते हैं कि आंतरिक विवाह क्या है। अंतः विवाह या आंतरिक विवाह इसको बोल सकते हो। अंतर विवाह क्या होती है? अंतर विवाह वो विवाह होती है जो अपनी जाति में की जाती है, वो शादियां जो अपनी जाति में की जाती है उसको अंतर विवाह कहते हैं। देखिए लिखा है अंतर विवाह, विवाह का एक ऐसा नियम जिसके अनुसार व्यक्ति की अपने समूह अर्थात जाति, धर्म, जनजाति, प्रजाति आदि में विवाह करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, उस अंतर विवाह कहते हैं। यानी कि इसमें मजबूर क्या होकर, देखो सिंपल सी चीज है कि अपने कुल में अपनी जाति में ही शादी होनी पहले से प्रथा चलती आ रही है और वाकई ऐसा होता भी है। ठीक है, तो वही चीज है, उस चीज के लिए हमें बाध्य होना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि एम.एन. श्रीवास्तव के जीवन और उपलब्धियों के बारे में विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनके श्रीनिवासन की अगर जीवनी की बात करें तो यहाँ पे देखिए इनका जन्म हुआ था 1916 में, कर्नाटक में हुआ था। मैसूर जिले के रामापुर गांव में अपने अध्ययन मतलब पढ़ाई लिखाई की थी। इसके बाद क्या होता है कि ये आगे चल के समाजशास्त्री में से मतलब समाजशास्त्री बन जाते हैं। ठीक, आगे बात करें तो श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण, लैकीकरण, पश्चिमीकरण, प्रबल जाति की अवधारणा प्रस्तुत की, यानी कि इन सब चीजों पर अपनी विचार प्रस्तुत किए हैं। इनकी मृत्यु भी हुई है 1919 में, इनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, श्रीनिवासन इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र में बीए किया था और इसके अलावा एमए की उपाधि भी प्राप्त की थी। कहाँ से? मुंबई विश्वविद्यालय से। और किसने दी थी? जीएम धुर्वे की सानिध्य में इन्होंने प्राप्ति की थी। उच्च अध्ययन के लिए इन्होंने ये ब्रिटेन भी गए थे, साथ ही साथ वहां पे इन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन, ठीक है, और इवांस पिचार्ड जैसे महान मानव शास्त्रियों के साथ रहकर आए थे, उनके साथ अपना समय बिताया था। आगे चल के बड़ौदा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्री विभाग की स्थापना की थी। इसके बाद दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र विभाग का संचालन इन्होंने किया था। तो इन्होंने बहुत सारे काम किए थे, आगे चल के समाजशास्त्री के रूप में इन्होंने काम किया, कई सारे अवधारणाएं दिए, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। आगे श्रीनिवासन ने कई सारे पुस्तकों की भी रचना की थी, जिनकी कृतियां जाति, आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, सांस्कृतिकरण, सामाजिक परिवर्तन की अन्य अवधारणाएं और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से बनाया गया। साथ ही साथ ग्रामीण समाज और अन्य मुद्दों को बड़ी साजिदगी के साथ प्रस्तुत किया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने चीजों को देखा अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से, उन्होंने समाज के बारे में लिखा कि क्या समाज में कैसी कैसी सारी चीजें चल रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज उन्होंने लिखा था। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यांत्रिक एकता और समूही एकता में क्या अंतर है? तो यांत्रिक एकता समूही एकता में क्या अंतर है अभी हम देखेंगे। इसके अलावा वो कौन से परिवर्तन है जो तकनीकी अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए? तो देखिए यांत्रिक एकता या समूही एकता क्या है। तो यांत्रिक एकता की अगर मैं बात करूं तो ये वो एक एकता है जो कि आदि टाइम के काल की थी, आदि मानवों के टाइम थी। ठीक है, यानी कि पुराने टाइम पे चलती आ रही थी यांत्रिक एकता में अगर मैं बात करूं तो आदि मानव जब पैदा हुए थे तो उसके बाद उनका तो दिमाग तो था नहीं, फिर धीरे धीरे वो डेवलप होते चलते गए और जिस टाइम पे राजा महाराजा का टाइम आ गया उस टाइम पे आप देखोगे कि एक समूह को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, जैसे आपको पता है कि फिल्मों में भी आप देखते हो कि अगर कोई गलत काम करता है तो उसको समूह से बहिष्कृत कर दिया जाता था, गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तो यांत्रिक एकता पहले चलता था, ठीक है, और सामूहिक एकता आज के टाइम पे चलती है चीजें। ठीक है, आधुनिक एकता चलती है। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा है कि कम विकसित समाज में यह प्रभु संपन्न होता है। तो उस टाइम पे, पहले के टाइम पे समाज इतना विकसित कहाँ था, कम विकसित था ना, तो वहां पे यांत्रिक एकता थी जहां पे एक दूसरे से हम अटैच्ड रहते थे। लेकिन समूही एकता में क्या होता है, ये अत्यधिक विकसित समाज में प्रभु संपन्न होता है। यानी कि आज के टाइम पे आप देखते हो समाज विकसित हो गया है तो यहाँ पे इस चीज को संपन्न किया जाता है। इसके अलावा कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है क्योंकि लोग लोगों से जुड़े हुए होते हैं। पहले के टाइम पे लोग लोगों से जुड़े हुए होते थे, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करना, सारा चीज करना। और आज के टाइम पे आपको पता है मतलब की दुनिया है ना, सबको अपने आप से पड़ी है। अगर आपका पड़ोसी आपसे अमीर बनता जा रहा है, आपसे कुछ भी होता जा रहा है तो आप उससे जलन करोगे, है ना, या वो आपसे जलन करेगा। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पहले समाजों को महत्व दिया जाता था, देखा जाता था कौन गरीब है कौन अमीर है, किसकी हेल्प करना है, कैसे क्या करना है, समाज को कैसे मिलकर बढ़ाना है, ये सारा चीज देखा जाता था। तो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इसका प्रभाव महसूस किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यांत्रिक में, तो सामाजिक संबंधों का बंधन कमजोर
होता है। और इसमें क्या होता है कि सामाजिक संबंधों का जो बंधन है धीरे धीरे मजबूत होता है। ठीक है, आगे प्राकृतिक अखंडीय होता है। यहाँ पे क्या होता है, अखंडीय होता है, सॉरी खंडीय होता है। खंडी का मतलब टुकड़ों में डिवाइड होता है, अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। और यहाँ पे प्राकृतिक जो होता है संगठित होता है, यानी कि एक दूसरे के कामों में लगे पड़े हैं। आप देखते हो कि समाज में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मजदूर वर्ग अमीरों के कामों में लगे पड़े हैं, है ना। किसी का घर बनना है तो उसमें पैसे के लिए सब काम करते हैं। तो ये सारे से समूही एकता में आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्वरूप कठोर और विशिष्ट होता है, और यहाँ पे अमूर्त होता है और सामान्य होता है। सामान्य होता है, अमूर्त होता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें है समूही में आप देखते हो कि जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और सिर्फ किसके लिए होते हैं, पैसों के लिए होते हैं, क्योंकि आजीविका वहां से मिलती है। होते तो एक ही है, कंपनी है, जैसे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियों में 1000, 2000, 3000 लोग काम किए जा रहे हैं, तो एक संगठन इसको बोलते तो हैं हम, लेकिन क्या एक दूसरे से अटैच्ड है? नहीं, एक दूसरे से नहीं, वो सिर्फ पैसे के लिए है। ठीक है, ये सामूहिक एकता में आ जाएगी। और यांत्रिक एकता में आप देखते हो कि एक दूसरे से क्या होते हैं जी, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और इसमें संबंध क्यों मजबूत होता है? इसलिए मजबूत होता है क्योंकि भाई हर चीज का नियम होता है कि भाई आपको इनके साथ बना के रखने, मैनेजर के साथ ऐसे, इनके साथ ऐसे, इसलिए संबंधों को मजबूत करके रखना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तकनीक अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए परिवर्तन निम्नलिखित हैं। क्या निम्नलिखित हैं? तो आप देखते हो कि कई सारे यातायात में चेंजेस आए, जैसे जहाज, रेलवे, रेलगाड़ी आ गई, जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आते चले गए। वाष्प चलित जहाज आ गए, जिसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाना इजी हो गया, वस्तुओं को आना जाना ले जाना बहुत ज्यादा इजी होगा। ठीक है, रेलवे और उद्योग के व्यापार में काफी हेल्प हुआ, है ना। रेलवे के द्वारा उद्योगों में काफी हेल्प हुआ। वाष्प शक्ति के द्वारा क्या हुआ, बड़े बड़े काम जो होता है आसानी से होने लगे, और ये कई गुना अधिक काम करने लगे। ठीक है, मजदूरों के मुकाबले कई गुना अधिक काम करने लगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बारूद द्वारा युद्ध तकनीकी में परिवर्तन आए, कागज की छपाई होने लगी, तो बहुत सारी चीजों में चेंजेस आया, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग में होने वाले तकनीक परिवर्तन भी कहीं ना कहीं तकनीकों का ही कारण रहा है। आगे बात करते हैं। 12वां, औद्योगिक क्रांति किस प्रकार समाजशास्त्र के जन्म के लिए उत्तरदायी है? तो समाजशास्त्र कैसे, औद्योगिकरण की वजह से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि औद्योगिकरण की वजह से घरों से लोगों को निकल कर उद्योग करने के लिए बाहर जाना पड़ा। साथ ही साथ ग्रामीण को छोड़कर उद्योग में कार्य करने के लिए शहरों की तरफ रुख मोड़ना पड़ा। अमीर लोग बड़े मकानों में रहने लगे तथा गरीब जो लोग हैं गंदी बस्तियों में रहने लगे। ठीक है, इसके अलावा आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था के कारण राजतंत्र को लोक संबंधी विषय और कल्याणकारी कार्यों के लिए जवाबदेही के लिए बाध्य होना पड़ा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ज्ञान की उभरती मांग के सामाजिक विज्ञान और विशेषज्ञ समाजशास्त्र जैसे नए नए विषयों का जन्म हुआ, विकास में महत्वपूर्ण सारी भूमिकाएं निभाई गई। यानी कि कहने का मतलब क्या है, औद्योगिकीकरण की वजह से बहुत सारे समाजशास्त्री, कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे जो चीज धीरे धीरे प्रशासन में जरूरत होती है धीरे धीरे बनती चली गई, बढ़ती चली गई। ठीक है, लोगों को गांव को छोड़कर शहरों की ओर रुख मोड़ना पड़ा, क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह अधिकतर शहरों में स्थापित होने लगी। तो ये सारा चीज है। अब हम यहाँ पे 6 नंबर के 2 क्वेश्चन है, फटाक से देख लेते हैं। सत्ता के कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन कीजिए मतलब क्या है जी? तो पहली चीज है पावर कैसे बनाई जा सकती है। तो पहला है, इसमें पावर को बनाए रखने के लिए अधिकारियों का प्रकार होता है, यानी कि अधिकारी रखे जाते हैं, अधिकारियों का काम देखा जाता है। जैसे सत्ता के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी का अपना अपना काम होता है, उनका काम सुस्पष्ट होता है, जिसका संचालन कैसे करते हैं, नियमों कानूनों के द्वारा करते हैं, प्रशासनिक विधानों के द्वारा करते हैं। उच्च अधिकारी क्या होता है, अधीनस्थ अधिकारियों पर जो नीचे अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, इनमें नौकरी के अनुकूल योग्यता भी देखी जाती है, व्यक्ति की ही भर्ती की जाती है। मतलब क्या है कि योग्यता के अनुसार ही भर्ती की जाती है लोगों की। ठीक है, सरकारी पदाधिकारियों से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वो अधिकतर कार्य के लिए, देखिए क्या लिखे, सत्ता में सरकारी पदाधिकारी से स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि वे उनके कार्यकाल के पश्चात भी बने रहते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सबका एक कार्यकाल निश्चित होता है और वो उसी के अकॉर्डिंग समाज में मतलब पदवी पे अपने बने रहते हैं। आगे बात करते हैं पद सोपान का सिद्धांत। इसमें पद सोपान का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि सबके अलग अलग लेवल बनाए गए हैं कि भाई ये लीडर रहेंगे, ये इसके ऊपर लीडर है, ठीक है, ये नीचे कर्मचारी है। तो इस हिसाब से चीजों को डिवाइड कर दिया गया है, जिस वजह से एक दूसरे पर कंट्रोल कर पाना आसान हो जाता है।
तो यही सारा चीज लिखा है कि एक बार आप पढ़िएगा, सारा चीज समझ में आ जाएगा। कुछ कार्य आपके ऊपर भी मैं दे रहा हूं ना, ताकि आप भी तो करोगे कुछ। आगे कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन, यहाँ पे चीजों को अच्छे से डिवाइड कर दिया गया होता है, ताकि एक होता है ना जवाबदेही, नीचे वाला जो वर्कर काम करता है उससे अगर ऊपर वाला कर्मचारी कुछ पूछता है तो उसको बताना पड़ता है, उसके ऊपर भी बॉस होता है, बॉस के ऊपर बॉस होता है, तो सबका बॉस होता है, तो जाहिर सी बात है सबका जब बॉस होता है तो उसको जवाब भी देना पड़ता है। तो कार्यों का तर्कपूर्ण विभाजन भी कर दिया गया है कि भाई आप जवाब इनको दोगे, ये इनको देंगे, जो भी आप कार्य करोगे उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। आगे यहाँ पे क्या होता है, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता होती है। यहाँ पे जो भी चीज होता है जी रिटर्न में होता है, ताकि आपको दिखाया जा सके, ऊपर तक भेजा जा सके। कार्यालय का प्रबंधन होता है, इसमें सारा चीज अरेंजमेंट करके चीजें बनाई जाती हैं, ताकि यहाँ पे प्रशिक्षण और कुशल कर्मचारी की मतलब जो जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसका काम डिवाइड कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो कार्यालय को या अपने ऑफिस के द्वारा जो भी उसका कार्य उसको अच्छे से संचालित कर पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कार्यालयीय आचरण। इसमें देखो आचरण का मतलब क्या है कि व्यवहार, एक दूसरे से व्यवहार कैसे करना है, कैसे आपको पता है जो नीचे वाले मजदूर है ऊपर वाले से बहुत प्यार से बोलेंगे, ठीक है, जी हजूरी करके बोलेंगे, वो अपने ऊपर करेंगे, वो अपने ऊपर करेंगे। तो इसमें संबंधों को ऐसा बना दिया जाता है ताकि एक दूसरे के साथ इस संबंध को बनाए रखे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज है, आचरण नियमों तथा कानूनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, कोई मिसबिहेव नहीं कर सकता, ये सारा चीज है। इसके बाद लास्ट में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इन पैसेजों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है। तो हम सीधा आंसर की बात करेंगे। यहाँ पे 6 नंबर का है क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, तो हो सकता है कि एक 1 नंबर का है, ये 5 नंबर का हो। तो यहाँ पे अलगाववाद का सिद्धांत किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, याद करके रखो। दूसरा, व्यक्ति में अलगाववाद पैदा होने के क्या कारण है, तो क्या कारण है इस चीज को देखिए। तो अलगाववाद कब, अलगाव का मतलब होता है अपने आप से जब दो व्यक्ति अपने आप को अलग अलग समझे, अलग अलग, अलगाववाद, ठीक है। तो देखिए व्यक्ति में अलगाववाद पैदा होने के कई सारे कारण है, जैसे पूंजीवादी समाज में अलगाववाद की स्थिति उत्पन्न होती है। जहां पे पूंजीवादी समाज है वहां पे आपको पता है एक अमीर होगा, एक मध्यम होगा, एक गरीब होगा, है ना। तो गरीब अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाएगा अमीरों से, तो मतलब वो क्या सोचेगा, हम दोनों क्या है, अलग अलग प्रवृत्ति के, है ना। तो वही चीज है। तो लिखा है कि आधुनिक पूंजीवादी समाज में मनुष्य प्रकृति से अपने आप को काफी अलग थलग पाता है, ठीक है। पूंजीवाद ने सामाजिक व्यवस्था के चले आ रहे सामूहिक रूप को व्यक्तिगत बना दिया जाता है, व्यक्तिगत बना दिया जाता है। आगे कामकाजी व्यक्तियों का एक बड़ा समूह स्वयं अपने ही मेहनत के फल से वंचित है, क्योंकि मजदूरों का अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर कोई अधिकार नहीं होता है, केवल मजदूरों का कार्यालय पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखते हो एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं किसके लिए काम कर रहे हैं, मालिक के लिए काम कर रहे हैं, मालिक हमें पैसा देगा, हम उनके लिए काम कर लेते हैं। मतलब अपनी, मान लो किसी फैक्ट्री में वॉशिंग मशीन बनाया जा रहा है, तो क्या वॉशिंग मशीन घर ले जाएगा, नहीं, वो दूसरे के लिए काम कर रहा है। तो इस पे नियंत्रण किसी भी चीज पे नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ काम करने से, ठीक है। तो यही लिखा है कि कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसके अलावा वस्तु जो उत्पादित करता है उस पर भी कोई भी अधिकार नहीं होता है। आगे, आज व्यक्ति स्वयं से अलग हो गया है और अपने जीवन को सक्षम बनाने के लिए संघर्ष करता है, जहां वह आजाद तो है परंतु अलग थलग है ना, अलग थलग है, यानी कि अलग अलग है। अपने जीवन पर उनका नियंत्रण पहले से कम होता जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति आज जी रहा है तो दूसरे के लिए जी रहा है। तो इस तरीके से ये जो सोशियोलॉजी का जो सैंपल पेपर था, प्रैक्टिस पेपर था, वो मैंने डिस्कस कर दिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक बार देखिए वीडियो को, 2 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों में शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब आपके लिए सपोर्टेबल हैं, आपके लिए ही सारे चीज करते हैं, ठीक है। तो आई होप सो सारी चीज समझ में आएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।